बात मुंबई की है, मुंबई के मीरा रोड की है, बल्कि ये मुंबई का भी नहीं, ज्यूरिसडिक्शन ठाणे का पड़ता है। तो ठाणे में मीरा रोड पर एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इसी अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट थे, 701, 702, 703 एंड 704। इसमें जो 3 फ्लैट में लोग रहते थे वो आपस में सब घुले मिले थे, अक्सर मिलते किसी फंक्शन में, किसी त्यौहार पर। लेकिन एक फ्लैट में 2 लोग रहते और वो बाकी सबसे कटे हुए थे। 704 फ्लैट नंबर 704। ये फ्लैट किराए पर लिया गया था 10,000 रुपये महीने। और इस फ्लैट को किराए पर जिस शख्स ने लिया था उसका नाम था मनोज साने। मनोज साने जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिया हुआ, उम्र 56 साल है। वो यहाँ एक महिला के साथ रहा करता। पूरे अपार्टमेंट में हर एक को यही लगता था ये दोनों पति पत्नी हैं। ज़्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि दोनों कभी इकट्ठे बाहर नहीं निकलते, किसी फंक्शन में, किसी सोसाइटी के फंक्शन में शामिल नहीं होते, किसी धार्मिक फंक्शन में शामिल नहीं होते, लोगों से बात नहीं करते। किसी ने हेलो हाय कर दिया, नमस्ते कर दिया, बस उसका जवाब, इसके आगे कोई बातचीत नहीं। तो इस सोसाइटी, इस अपार्टमेंट के हर फ्लोर पे 4 फ्लैट, और इसी के 7वें मंजिल पर 7th फ्लोर पे भी 4 फ्लैट। मंडे का दिन था, अभी जो लास्ट मंडे गुजरा है 4 दिन पहले। मंडे को अचानक इस फ्लैट में 7th फ्लोर पर रहने वाले लोगों को कुछ बदबू आई, और सबसे ज़्यादा बदबू आई फ्लैट नंबर 703, 703, जो कि बिल्कुल बराबर में था 704 के। इसमें एक श्रीवास्तव फैमिली रहती है, उनमें एक सोमेश भी है। पहले दिन जब बदबू आया उन्हें लगा कि कोई चूहा वूहा मर गया है। उन्होंने अपने घर को छान मारा, पर कहीं कोई ऐसा मिला नहीं, लेकिन बदबू गई नहीं। फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 702 और 701 उसके साथ, चूँकि पड़ोसी थे, अच्छी खासी दोस्ती रिश्ते थे, उन दोनों को बताया। अब उन दोनों को भी बदबू आने लगी। उन्होंने भी अपने घर की तलाशी ली, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे जो बदबू का कारण हो। फिर इसके ऊपर छत, इन्होंने कहा छत पे शायद कुछ मरा हो और नीचे दुर्गंध आ रही है। अच्छा, नीचे वालों को नहीं आ रही है, ये 7th फ्लोर पे ही सिर्फ आ रही है। छत पूरा छान मारा, वहाँ से भी कोई बदबू का सोर्स नहीं मिला। अब मंगल आ गया, मंगल ट्यूसडे के दिन और बदबू तेज। इन्होंने हर तरफ देखा, कोई पता नहीं। अब वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे को बदबू और तेज़ हो गई, और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम, इनका जो पानी जो है जो चोक हो गया। अब इस दौरान में हो यह रहा कि 703 में फ्लैट में जो सोमेश नाम के शख्स रहते हैं, अक्सर सारे लोग न्यूज़ चैनल भी देखते हैं, वो भी लगातार देख रहे थे। उनके दिमाग में दिल्ली की आफताब और श्रद्धा की भी कहानी थी। जब बदबू आई तो पहले ही दिन मंडे को उसके दिमाग में आया कि ये बदबू आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने किसी को मार के फेंक दिया और यहीं पे और लाश की बदबू। उसने अपनी माँ से बोला ये बात। माँ ने कहा कि तेरे दिमाग में बस यही सब चढ़ा रहता है, ज़्यादा न्यूज़ चैनल और ये सब देखता है। तो माँ ने कहा कि ये सब बकवास है, कोई जानवर मर गया होगा, उसकी बदबू आ रही होगी, कोई और वजह होगी। फिर उसे भी लगा, अब उसने छोड़ दिया। लेकिन वेडनेसडे तक आते आते बदबू बहुत तेज़ हो गई। अब तीनों घर अपने अपने सब साफ कर चुके थे, लेकिन बदबू अब भी थी। फिर उन्हें एहसास हुआ कि बदबू 704 के दरवाजे से बाहर आ रही है। सोमेश वहाँ जाता है, उस फ्लैट में घंटी नहीं थी, डोरबेल नहीं। वो दरवाजे को पीटता है, दरवाज़ा खुलता नहीं है। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहता है। अचानक जब वो खड़ा हुआ था, तो जब वो गया पहली बार, तब उसे दरवाजे के अंदर से तेज़ बदबू आ रही थी। अब उसका माथा ठनका, उसे लगा यार कहीं सच में यहाँ भी तो आफताब और श्रद्धा वाला मामला नहीं है। उसने बाकायदा रिकॉर्ड पे कहा है। थोड़ी ही देर के बाद, कुछ मिनट के बाद, अचानक उसने महसूस किया कि अब उस दरवाजे के अंदर से तेज़ परफ्यूम की खुशबू आ रही है। उसे लगा कि अंदर अब कोई एयर जो रूम फ्रेशनर है वो डाल रहा है। अब उसे और शक होने लगा कि अभी मैं आया तो दरवाजे के पास बदबू आ रही है, अब अचानक उसने रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी है। इसका मतलब है कुछ छुपाया जा रहा है। वो दरवाज़ा पीटता है। थोड़ी देर के बाद एक शख्स दरवाज़ा खोलता है। वो बताता है कि देखिए बहुत तेज़ बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। तो बोला हाँ मैं देखता हूँ कोई। तो उसने बोला कोई जानवर वानवर मर चुका हो, कोई चूहा हुआ। तो उसने कहा ठीक है मैं शाम को आके चेक करूँगा, इस वक्त मेरी जल्दी बहुत इमरजेंसी मीटिंग है, मैं अभी जा रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स यानी कि मनोज 704 से चला गया। सोमेश वापस आ गया, लेकिन उसे तेज़ बदबू अब आ रही है। उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि यहाँ पे बदबू इतनी तेज़ और ये शख्स
बड़े आराम से कह रहा है मैं भी आऊँगा तो शाम को चेक करूँगा। वो नीचे सोसाइटी वालों के पास पहुँच गया। सुमेश ने जाके कहा कि देखो, अच्छा 2-3 दिन से इन लोगों ने कंप्लेंट की थी, उस सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं। फिर उसने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि ऐसे ऐसे बाकी हमारे 701, 2, 3 सब चेक कर लिया, कुछ नहीं है, छत पे कुछ नहीं है। 704 से बदबू आ रही थी और जब मैं दरवाजे पे खड़ा था तो अचानक रूम फ्रेशनर की वो खुशबू आने लगी। तो श्रद्धा और आफ्ताब के केस में भी यही हुआ था, मैंने सब देखा है, पढ़ा है, तो कुछ गड़बड़ है। और ये शख्स जल्दी में भाग भी गया। सोसाइटी वालों को भी ये कहानी मालूम थी पहले की, आफ्ताब श्रद्धा की। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस की टीम पहुंची। अब जाहिर है पुलिस को भी ये सारी आजकल कहानियां पता है, किसी फ्लैट से बदबू आ रही है तो पहला उनका शक क्या होता है। पुलिस को भी लगा कुछ गड़बड़ है। अब वो पड़ोसियों के साथ लेकर 7th फ्लोर पे जाते हैं। 704 ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप सब गवाह हैं, पड़ोसियों को गवाह बनाया और ताला तोड़ दिया। ताला तोड़कर जैसे ही दरवाज़ा खोला, अंदर से एक तेज़ बदबू आई और अब ये यकीन हो गया कि बदबू का सोर्स यही घर है। अब पुलिस की टीम पड़ोसियों को गवाह बनाकर किसी तरह नाक पे रुमाल रखते हुए, 1-2 तो उल्टी कर चुका, रूम के अंदर दाखिल होते हैं। फ्लैट में दाखिल हुए। अब हर एक के जहन में आफ्ताब श्रद्धा वाली फ्रिज भी थी। एक ने सबसे पहले फ्रिज खोला, साफ बिल्कुल कुछ नहीं, ज़रूरी सामान जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वही रखा हुआ है। उन्होंने कहा शायद हम गलत हैं। बेडरूम में गए, बेडरूम साफ, कहीं को खून के निशान नहीं, कोई चीज़ नहीं। बाकी सारा ड्राइंग रूम भी छान मारा, कहीं कुछ नहीं, पर बदबू वहीं से आ रही है, ये कंफर्म है। अब पुलिस की टीम किचन की तरफ बढ़ती है, साथ में वो पड़ोसी सुमेश भी। जैसे ही किचन में गए, सभी को एहसास हुआ कि सबसे तेज़ बदबू इस किचन से आ रही है। अब इसके बाद सबने और मुंह पे नाक पे रुमाल रखा और किचन में रखी हुई चीज़ों को गौर से देखना शुरू किया। किचन में ज़मीन पर 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ था। बाल्टी में पानी भी था और टब में भी, और उस बाल्टी में कुछ टुकड़े थे। उन्होंने देखा पानी का रंग भी अजीब है और ये टुकड़े क्या है। शुरुआत में देख को ऐसे ही लगा कि जैसे कोई मांस के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वैसे ही है जैसे आमतौर पर आप कसाईयों की दुकान में होते हैं। फिर उन्होंने ध्यान से और देखा तो देखा कि एक स्टोव है, स्टोव के ऊपर एक तवा रखा हुआ है और उस स्टोव के साइड में तवे के बराबर में स्टील के 2 चम्मच रखे हुए। जब उन्होंने उस तवे को ध्यान से देखा तो देखा कि उस तवे पर कुछ मांस रखा हुआ है, जिससे ऐसा लग रहा है जैसे उसे भूना गया हो, रोस्ट किया गया हो। चम्मच को ध्यान से देखा तो देखा कि शायद उस चम्मच में भी मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए हैं, शायद उसको उल्टा पुल्टा हो। अब डाउट लगने लगा, लेकिन ये था कि ये अभी तक क्या है मांस के टुकड़े, ये समझ में नहीं आ रहा किसके हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे थे। इसके बाद अब उन्होंने टब की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि टब में कुछ पैर जैसी चीज है, पहला यहां से खटका हुआ, लेकिन रंग बदला हुआ, सब कुछ बदला हुआ, और अगर किसी का काट के डालें तो वो वैसा नहीं होता। फिर उन्होंने एक कुकर देखा, कुकर को खोला, उसके अंदर भी मांस के टुकड़े, बॉइल्ड, उबले हुए। अब सबको यकीन हो गया कि ये मामला क्या है, और सुमेश जो मंडे से शक करा था उसे भी यकीन हो गया। इसके बाद पुलिस वापस बेडरूम में जाती है। तब तक फॉरेंसिक बाकी टीमों को फ़ोन कर दिया जाता कि आप फ़ौरन पहुँचो फ्लैट नंबर 704 में, इस सोसाइटी में, आकाशदीप। इस दौरान जब अब घर की दोबारा से तलाशी ली गई तो वहाँ एक कोने में एक जूड़ा से जो होता है, चोटी जो होती है औरतों की, तो जूड़े से एक चोटी कटी हुई रखी हुई थी, लंबी सी इतनी। तो इससे अंदाज़ा हो गया कि किसी औरत की चोटी जो है पूरी काट दी गई है, बाल। और उस चोटी को देखकर ये अंदाज़ा हो गया कि जो किचन में सब देख कर आए हैं ये किसी महिला की लाश के टुकड़े हैं। अब इस बीच में अभी घर के अंदर पुलिस है, उधर नीचे अब मनोज पहुंच चुका है और मनोज इस बात से बेखबर है कि उसके फ्लैट में इस वक्त पुलिस है। मनोज लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, तब तक वो पुलिस की गाड़ियों पे उसकी नज़र पड़ जाती है। फिर उसको 7th फ्लोर पे हलचल नज़र आती है। अब वो वापस मुंह छुपाकर भागने लगता है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी गार्ड और जो भी स्टाफ थे वहाँ के सोसाइटी के, वो सब उसको जानते थे। और इतनी देर में ये बात फैल गई थी कि 7th फ्लोर पे 704 में पुलिस आई हुई है और इसमें मनोज साने नाम का एक शख्स रहता है, और वही मनोज नीचे और पुलिस को देखकर भाग रहा है।
तब तक सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने उसे दबोच लिया। शोर हुआ, ऊपर तक आवाज़ गई, पुलिस की टीम आई। अब मनोज को अपने साथ लेकर उसी फ्लैट पर पहुंची। मनोज को सब कुछ दिखाया गया। इसके बाद पुलिस ने देखा कि उस फ्लैट में एक दीवार पर एक बोर्ड सा बना हुआ है, जैसे क्लासरूम में होता है, और उस बोर्ड पे मैथ के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये है क्या, क्योंकि मांस के जो टुकड़े थे उसके रंग ढंग अलग थे। लेकिन उस घर में 2 ही लोग रहते थे, एक मनोज और एक सरस्वती, जिससे उस सोसाइटी के लोग हस्बैंड वाइफ मानकर चलते थे, पति पत्नी। अब मौका वारदात पर मनोज और पुलिस, पड़ोसियों को बाहर कर दिया गया। अब दरवाज़ा बंद और पुलिस ने पूछताछ शुरू की, शुरुआती वहीं पर, क्योंकि मौका वारदात पर बहुत सारी चीज़ें दिखा कर भी पूछी जाती हैं। पूछताछ हुई, इसके बाद मनोज को पुलिस अपने साथ ले गई। फॉरेंसिक की टीम आई, उन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर से लेकर चम्मच तक से बाल्टी सब कुछ समेटा गया, ले जाया गया अस्पताल, ताकि उसकी जांच की जा सके। इधर अब मनोज से पूछताछ हुई। अब मनोज ने बोलना शुरू किया। उसने सच्ची झूठी कहानी शुरू की सुनानी। उसने कहा कि मैं यहाँ सरस्वती वैद्य नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 34 साल है, उसके साथ रहा करता था, और हम दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। वो थोड़ी शक्की थी, उसे लगा कि मैं किसी और के साथ मेरा अफेयर है, और इस बात पे झगड़ा होता था, और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। तो पुलिस ने कहा, अच्छा तुमने मारा नहीं, खुदकुशी की? उसने कहा जी। तो उसने कहा, अगर उसने खुदकुशी की तो फिर तुमने लाश के इतने टुकड़े क्यों किए, या किसने किए? उसने कहा, ये मैं नहीं किए। तो उसने बोला, क्यों किया, जब तुम्हारा इस मौत से कोई उसमें रोल नहीं है? उसने कहा, उसकी मौत के बाद जब मैं घर पहुंचा और देखा कि वो खुदकुशी कर चुकी है, कुछ जहर उसने पी लिया, तो मैं डर गया कि उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे माना जाएगा और पुलिस मुझे अंदर कर देगी। अब मेरे सामने दिक्कत ये थी कि मैं लाश को ठिकाने कहाँ लगाऊं। आफ्ताब श्रद्धा की कहानी लेकिन मैं जानता था। 7th फ्लोर पे रहता था, 7th फ्लोर के लिफ्ट से एक लाश को नीचे ले जाना जोखिम भरा था, तो मैं वो कर नहीं सकता था। तो फिर आफ्ताब की कहानी याद आई और मैंने तय किया कि मैं लाश के टुकड़े करूँगा। इसी के बाद वुड कटर और बाकी चीज़ें मार्केट से लेकर आया, और जो सामान मिले उसमें नीलगिरी तेल की 5 छोटी बोतल थी, एक टाइल कटर था, एक हथौड़ा था, 200 वॉल्ट का एक वुड कटर था। ये सारी चीज़ें लेकर आया वो। प्लास्टिक की बाल्टी लाया, टब लाया। उसने कहा कि अब लाश के टुकड़ों को क्या करें, तो उसने उनको काटना शुरू किया। उसने कहा कि काटने के बाद फिर लगा कि इससे बदबू आएगी, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया। जो उबलता जाता फिर मैं उसको तवे पर उसको रोस्ट करता, ताकि बिल्कुल ही स्मेल ख़त्म हो जाए। और बाकी जो उबले हुए पार्ट्स थे उनको मैं बाल्टी और टब में रखता जाता। फिर उसने कहा कि कुछ टुकड़े जो उबले हुए रोस्ट थे वो प्लास्टिक की थैली में लेकर वो कई बार बाहर निकला, और बाहर उसने स्ट्रीट डॉग के आगे फेंक दिए। तो कत्ल नहीं किया, पर टुकड़े मैंने किए। ये उसकी कहानी थी। अब पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की, फिर कोर्ट में ले गए, उसकी कस्टडी मांगी। 16 जून तक के लिए उसे पुलिस हिरासत में दे दिया गया। इसके बाद फिर से उससे नए सिरे से पूछताछ हुई। अब जब पूछताछ हुई तो धीरे धीरे अब मनोज झूठ से थोड़ा थोड़ा सच बोलना शुरू कर चुका है। अब वो कुछ और कहानी सुना रहा है, और उसकी पूरी कहानी कुछ यूं है। मनोज साने अहमदनगर का रहने वाला। इसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से IIT पढ़ाई की। माली हालत फैमिली की ठीक थी, लेकिन 10-15 साल पहले माँ और बाप दोनों की मौत हो गई। बोरीवली में इसका अपना फ्लैट था। इस फ्लैट में रहा करता था वो, और फिर उसी बोरीवली में एक राशन की दुकान में इसने नौकरी शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे वक्त बीता। इसने कहा कि उसका एक बार एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल गया, एडमिट हो गया, वहाँ उसे ब्लड चढ़ाया गया। जब वो ठीक हो गया एक्सीडेंट से, तो बाद में फिर वो बीमार पड़ा। डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ टेस्ट दिए। जब टेस्ट कराया तो उसने कहा कि मुझे बताया गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, और शायद ये वो जो ब्लड चढ़ाया गया था मुझे एक्सीडेंट के बाद, उस ब्लड की वजह से वो संक्रमित ब्लड था, तो उससे मैं पॉजिटिव हो गया HIV। तो अब वो दवा खाता था, राशन की दुकान में 5,000 की नौकरी करता था, पढ़ा लिखा ठीक ठाक।
अपना फ्लैट था, फिर उसने अपने फ्लैट को 35,000 रुपये किराए पर चढ़ा दिया और वहाँ से मीरा रोड पहुँच गया और मीरा रोड में इस गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के जी विंग में उसने एक 2 कमरे का सेट किराए पर लिया 10,000 रुपये महीने पर और अब वहीं रहने लगा। इसका कहना है कि 2008 में जब वो राशन की दुकान में था बोरीवली में, तब एक लड़की आई, पता चला कि वो भी अहमदनगर की है, ये भी अहमदनगर का था। एक ही इलाके की वजह से दोनों में बातचीत शुरू हुई, फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था सरस्वती। 2008 में, मतलब अब से करीब 15 साल पहले, उसकी उम्र होगी 19 साल, जबकि 56 साल का अभी है मनोज, तो 15 साल पहले उसकी उम्र करीब 30-29 साल रही होगी। तो बोला दोनों में दोस्ती हो गई, फिर प्यार हो गया। सरस्वती जो है वो 5 बहनें थीं, अहमदनगर की रहने वाली, लेकिन माँ बाप अलग रहते थे, दोनों में अलगाव हो चुका था, लेकिन 5 बेटियां फिर भी साथ थीं माँ के। फिर माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद तमाम बहनें वहीं अहमदनगर के एक अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगी। इसके बाद 2008 में सरस्वती आ गई मुंबई और यहाँ बोरीवली में वो टकराई मनोज से। मनोज से जब टकराई और प्यार हुआ तो फिर मनोज उसको अपने साथ मीरा रोड के उसी किराए के फ्लैट में ले गया और ये दोनों अब वहाँ रहने लगे। मनोज अपना नौकरी करता था, 5,000 रुपये महीने मिलते थे उसको राशन की दुकान से, 35,000 रुपये फ्लैट का किराया आता था, 40,000, 10,000 इधर किराया देता था मीराबाग में, बाकी बचे 30,000, उस पर ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। उसने कहा लेकिन इसी अभी पिछले महीने 29 मई को ये हुआ कि जिस राशन की दुकान में वो नौकरी किया करता था उस दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया, तो राशन की दुकान बंद और वो बेरोजगार। इसके बाद उसने बोला कि फिर सरस्वती से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि सरस्वती को ये भी डाउट था कि वो जब भी लेट आता था तो उसे लगता था मेरा आप किसी और के साथ अफेयर है। फिर उसने ये भी बताया कि जब वो दोनों आए और साथ रहने लगे तो साथ रहते रहते फिर दोनों ने फैसला किया कि हम शादी करेंगे। लेकिन इशू ये था कि दोनों की उम्र में बहुत फासला था, वो 56, ये 34। फिर भी एक साथ रहने के लिए उसने कहा कि हम दोनों ने जाकर मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर ली और इस शादी की खबर सिर्फ सरस्वती की बाकी की 4 बहनों को थी और किसी को नहीं। इस दौरान जब इसके साथ लिव इन में रह रही थी सरस्वती तो बीच बीच में अहमदनगर उस अनाथ आश्रम में भी जाती थी और वहाँ के बाकी लड़कियों बच्चों के लिए वो बहुत सारे सामान लेकर जाती थी। मनोज के पास अपनी एक कार थी और वो उस कार में जाया करती थी और वहाँ जब भी कोई पूछता था तो वो मनोज को अपना मामा कहकर मिलाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, उम्र में इतना फासला है तो कहीं उसने पैसों के लिए तो शादी नहीं की। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन फिर ये 29 मई की कहानी बेरोजगार, उसके बाद एक शक की कहानी जो मनोज का कहना है, झगड़ा शुरू हुआ। इस दौरान उसने बताया कि अब सरस्वती पढ़ना चाहती थी। जब वो अनाथ आश्रम से मुंबई आई तब उसने 10वीं का एग्ज़ाम दिया था और फेल कर गई थी, तो उसने कहा आप दोबारा से पढ़ेंगे। मनोज चूँकि ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान, उसने कहा ठीक है तुम 10वीं का इम्तिहान दो। मैथ वो खुद पढ़ाता था और घर में एक दीवार पे उसने बोर्ड बनाया और उसको मैथ पढ़ाता था और इसलिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो दीवार पे मैथ के कई क्वेश्चन उसको लिखे हुए नजर भी आए। तो मनोज का ये कहना था कि हमने शादी कर ली थी, अब हम लिव इन में नहीं पति पत्नी के तौर पर थे, लेकिन सरस्वती शक्की थी, बेरोजगार हो चुका था, पैसे की भी किल्लत हो रही थी और इस वजह से झगड़ा हो रहा था और उस झगड़े की वजह से फिर उसने खुदकुशी कर ली जहर पीकर। लेकिन पुलिस ने कहा नहीं, हाँ तुम झूठ बोल रहे हो। अब उसने दूसरा स्टेटमेंट दिया, हालांकि वो कभी देता है पलटता है। जो पुलिस सोर्सेज उनका कहना है कि उसने ये माना है कि उसने सरस्वती को चाकू मारा और चाकू से उसकी जान ली और यानी एक तरह से उसने कत्ल किया। सरस्वती ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन वो बयान बदल रहा है और अब पुलिस के सामने चैलेंज ये है कि सबसे पहले तो सरस्वती के कत्ल की मोटिव यानी कि मकसद को लाया जाए कि वो मकसद क्या है। दूसरा, मकसद लाने के लिए दूसरा ये कि ये कत्ल है या सुसाइड, इसको साबित करें। अब ये साबित कैसे होगा? मनोज जो अक्यूज है वो कह रहा है कि उसने जहर खाई, फिर पुलिस कह रही है कि नहीं तुमने उसको चाकू से मारा। अब ये दोनों चीजें साबित कैसे होंगी? अगर सरस्वती ने खुदकुशी की है और उसने जहर खाकर खुदकुशी की है तो ये आराम से मेडिकल रिपोर्ट से पता चल सकता है, और वो ये कि उसकी विसरा था, जो बार बार आपको कई बार विसरा के बारे में बता चुका हूँ,
उस विसरा की जांच में पता चल जाएगा कि उसके पेट की थैली में जहर पहुंचा था कि नहीं। अगर उसे चाकू से मारा गया है तो उसके जिस्म के घाव से यह पता चल जाएगा कि उसकी मौत चाकू से हुई है। लेकिन ये अजीब केस है, ये दोनों ही चीजें कैसे साबित की जा सकें। सरस्वती के लाश के टुकड़ों के टुकड़े हो चुके हैं, छोटे छोटे, न सिर्फ टुकड़े, उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला जा चुका है, उसे तवे पर भूना जा चुका है। अब ऐसे में पेट की थैली का वो हिस्सा सलामत है या नहीं कैसे बताया जा सकता है। सेम उसी तरीके से उसके लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, उबाला जा चुका है, भूना जा चुका है, कुछ हिस्से स्ट्रीट डॉग को खिलाए जा चुके हैं, कुछ हिस्से उसने फ्लश करके भी बहाया है। तो अब ऐसे में चाकू से मौत हुई, चाकू के वो घाव और घाव जिस जगह पर है उसके टुकड़े का मिलना आसान नहीं। तो यहां पर कुल मिलाकर शायद मनोज को भी ये पता है कि अगर मौत की वजह साबित नहीं हो पाई तो वो आसानी से निकल लेगा। और मुझे लगता है कि वो आफ्ताब पूनावाला से 2 कदम आगे जाकर सोचा उसने। और इसीलिए पुलिस से जो हमारी बात हो रही है और जो हमारे रिपोर्टर हैं जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये बहुत शातिर है। इसे मालूम है कि अगर ये सिर्फ बयान देगा तो ये बयान तो पुलिस के बाद अदालत में तो मान्य है नहीं। तब उसके बयान के आधार पर उससे सच उगलवाना और सच उगलवाने के साथ वो सबूत हासिल करना जिससे कि ये साबित किया जा सके कि सरस्वती की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, उसके लिए फॉरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने कहा कि विसरा का हिस्सा मिलना मालूम नहीं, चाकू के घाव दिखने या उस जगह पे जहाँ पे मारा गया वो हिस्सा मिलना पता नहीं। तो अगर ये चीज़ें नहीं पता हों और आगे चलकर वो कोर्ट में खड़ा होकर ये कहे कि सरस्वती ने खुदकुशी की है और ये खुदकुशी का ही मामला बन जाए तो आसानी से बच जाएगा। अब इस केस में ये पता नहीं है कि वाकई ये खुदकुशी है या मर्डर है। तो इसीलिए ठाणे पुलिस के सामने ये एक अजीब सा केस आया जिसमें कातिल उसके सामने है, जिसमें मकतूल की लाशें मिल चुकी हैं। वो लाश भी जो है वो सरस्वती की है। इसके लिए जो सरस्वती की बहनें हैं उनका DNA सैंपल लिया जा चुका है और उससे ये पता चल जाएगा कि सरस्वती ही है। लेकिन ये कत्ल है, खुदकुशी है, इसको साबित करना अब पुलिस का काम है। और ये एक अजीब सा केस है जो मैंने शुरुआत में कही। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं और ये केस अभी भी आईने की तरह साफ नहीं है, क्योंकि मोटिव और मौत, मकसद क्या है कत्ल का और ये मौत कैसे हुई, ये दोनों जब तक साबित नहीं होंगी ये केस अभी भी एक पहेली है। तो ये थी वो अजीब कहानी जिसको मैंने शुरू में कहा था कि सुनाने के लिए कलेजा चाहिए। लेकिन एक और भी चीज़ है कि हाल के वक्त में आपने देखा होगा, लास्ट ईयर 2022 नवंबर, दिल्ली का महरौली इलाका, जब उस घर से आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी बाहर आई, उसके बाद हैदराबाद से ऐसी कहानी, एक नॉर्थ ईस्ट से ऐसी कहानी, एक दिल्ली में भी और ऐसी ही कहानी, बेंगलोर से लगभग ऐसी कहानी और अब मुंबई से ऐसी कहानी। तो 2 चीज़ें इससे समझ में आती हैं। एक, इस तरह के जब क्राइम होते हैं तो बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। आफ्ताब की कहानी बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी, पर सिर्फ देखी होंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आइडिया चुराते हैं। और अगर मनोज की बात है जो उसने पुलिस से खुद कहा है कि टुकड़ों करने का आइडिया उसने आफ्ताब से चुराया था, तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि ऐसी चीज़ें कई लोगों को उस तरफ ले भी जाती हैं। अब इसका क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अफसोसनाक है। और ये लास्ट नवंबर के बाद से क्राइम में ऐसे ट्रेंड बढ़ने शुरू हो गए हैं। जैसे मैं आज आपको बहुत ही एक छोटी सी बात बताता हूँ। सौरभ वक्तानिया हमारे मुंबई के बहुत होनहार क्राइम रिपोर्टर है। मैंने उससे पूछा कि मुझे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दो। एक, मकसद क्या है कत्ल का, और दूसरा, मौत हुई कैसे, सुसाइड है या फिर मर्डर है। वो बोलना शुरू किया, तभी अचानक मैं भूल गया। मैंने कहा कि यार अगर उसने जहर दिया है तो आसानी से विसरा रिपोर्ट में सामने आ जाएगी। तो उतनी देर में सौरभ हंसा, बोला सर विसरा रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा मिले। तो तब मुझे ख्याल आया। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ क्या उसकी एक चीज़ थी। हाँ, उसने कहा कि चाकू से मारा है, उसने एक्सेप्ट किया है। तो मैंने कहा ये भी बड़ा आसान है,
चाकू से उसने मारा तो इंजरी मार्क होगी तो पता ही चल जाएगा यार। तो बोला, फिर हंसा, इस बार फिर हंसा। बोला, सर आप फिर भूल गए, लाश नहीं मिली है, उबले और भुने हुए टुकड़े मिले। तब मैंने उससे कहा कि सॉरी, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो क्राइम रिपोर्टिंग की है तो हमारे जहन में जब भी ऐसा कोई सीन आता है या ऐसा कोई केस आता तो हम यही कहते हैं कि अच्छा यार, लाश में इंजरी मार्क है कि नहीं है। जहर दिया है तो विसरा रिपोर्ट्स की आ जाएगी, जांच से पता चल जाएगा। चाकू या गोली मारी है तो लाश देख कर ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इंजरी मार्क कहाँ पर है। और मैं भूल गया कि यहाँ तो लाश के वो टुकड़े हैं जो उबले हुए हैं, भुने हुए हैं, उसमें कहाँ चाकू के घाव और कहाँ विसरा को आप ढूंढेंगे। तो ये एक नया चलन क्राइम की दुनिया में शुरू हुआ है, लेकिन इस चलन से ज़्यादा खतरनाक है कि इंसान कहाँ तक जाकर सोच सकता है। मतलब सोच कर भी रोंगटे खड़े होते हैं। खैर, इसमें जो भी अपडेट होगा और मोटिव और कत्ल का तरीका क्या था, यह खुदकुशी थी, जो भी इसमें चीज़ें होंगी इस स्टोरी पे